बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन। पूर्णांकों के गुणन में अगर हमारे पास पूर्णांक एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उनका गुणा किस तरीके से किया जाता है। अगर हमारे पास एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक है तो धनात्मक वाला ऋणात्मक से गुणा हो जाएगा और चिन्ह माइनस का आता है। और अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो भी चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि एक धन और एक ऋण मिलाकर, धन को अगर हम ऋण से गुणा करें तो ऋण मिलेगा, ऋण को अगर हम धन से गुणा करें तो धन ऋण मिलेगा। तो यानी कि जब दोनों ऋणात्मक और एक धनात्मक दोनों अलग अलग चिन्ह के पूर्णांकों को गुणा किया जाएगा तो हमेशा ऋणात्मक मान मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो इसलिए यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणन किया जाता है तो दोनों का गुणन ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है -5 × 2। अगर -5 को 2 से गुणा करें तो -10 मिलेगा, -5 को और 4 को -2 से गुणा करें तो -8। ये दोनों भी एक पूर्णांक है। तो इससे हमारे पास जो नियम मिला, अगर हम दो पूर्णांक ले लें a और b, a का चिन्ह ऋणात्मक है और b का चिन्ह धनात्मक है, या b का चिन्ह ऋणात्मक है और a का चिन्ह धनात्मक है, तो दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें -a × b, यानी कि a को b से गुणा कर देंगे और जो आएगा उस पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसको समराइज़ करके अगर हम देखें शॉर्टकट में, तो माइनस को गुणा करें प्लस से या प्लस को गुणा करें माइनस से तो हमें माइनस मिलता है। अब आते हैं दूसरा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। दो ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन में क्या होगा, यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक गुणनफल किए जाते हैं तो धनात्मक मिलता है। यानी कि अगर हम माइनस को माइनस से गुणा करें तो हमारे पास जो भी गुणा करके आंसर आएगा उसका हम धन चिन्ह लगाएंगे। तो यदि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किया जाता है तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इससे -4 को -2 से गुणा करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस से आ जाएगा। तो -a × -b = +a × b हो जाता है। तो ये दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन है। अब है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो धनात्मक पूर्णांकों में कोई दिक्कत नहीं है, दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणन करेंगे तो हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2 को 3 से गुणा किया तो 6 मिलेगा। तो कोई भी दो गुणा अगर हम पूर्णांक ले लें वो धनात्मक है तो धनात्मक ही रिजल्ट मिलता है। अब आते हैं 3 अथवा अधिक पूर्णांकों का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो यदि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किया जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे अगर मैं -2 को -3 से गुणा करूं और -5 से गुणा करूं तो दो माइनस माइनस प्लस, अभी हमने पढ़ा था कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये +6 हो गया। फिर -5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो जो विपरीत चिन्ह है गुणा करें तो माइनस आ गया तो -30 ऋणात्मक हो गया। अगर मैं 4 पूर्णांक ले लूँ ऋणात्मक तब क्या होगा, तो -2 गुणा -3 -5 गुणा -4, यहाँ 4 पूर्णांक ले लिए, -2 को -3 से गुणा करा तो +6, -4 को -5 को -4 से गुणा करा +20, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 को 20 से गुणा करा 120 धनात्मक आ गया। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 विषम संख्याएं अगर गुणा हो रही हैं पूर्णांक में, या सम संख्याएं गुणा हो रही हैं पूर्णांक में ऋणात्मक, तो क्या होगा, इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा। तो 1 2 3 4 ये सम संख्या है, चारों के चार ऋणात्मक है तो इनका जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक, और अगर विषम संख्याएं होंगी जैसे 5 है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल माइनस में आएगा, 6 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल प्लस में आएगा। अब है पूर्णांकों के गुणन के गुण। अब पूर्णांकों के गुणन जैसे आपने पढ़ा था कि पिछले वाली एक्सरसाइज में कि वो समृद्ध होते हैं, साहचर्य होते हैं, इस तरीके से। तो अब पूर्णांकों की बात आती है। पूर्णांकों में क्या होगा, गुणन के अंतर्गत समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है कि अगर हम दो पूर्णांकों को गुणा करें तो हमें गुणनफल पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यदि दो पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होती है। तो अगर मैं -2 को -1 से गुणा करूँ तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -2 को 5 से गुणा करूँ तो -10 आएगा। तो ये क्या है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो पूर्णांक ही प्राप्त होंगे, अतः पूर्णांक के गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। फिर आता है गुणन के क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता
क्या होती है, क्रम आगे पीछे कर देना। तो किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल क्रम बदलने पर भी वही रहता है, इस नियम को गुणन की क्रम विनिमेयता कहते हैं। तो कैसे, 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ या 3 को 2 से गुणा करूँ तो दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 6 आएगा। अतः किन्हीं दो ए व बी के लिए ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। तो ये क्रम विनिमेयता हो गई। अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य से किसी भी पूर्णांक का गुणन करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ए को शून्य से गुणा करें या शून्य को ए से गुणा करें, बात एक ही है, रिजल्ट हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब आता है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है और पूर्णांक के लिए भी 1 ही होगा। तो a गुणा 1 बराबर a, 1 गुणा a। पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है और जबकि 1 गुणात्मक तत्समक होगा। तो पूर्णांकों में योज्य तत्समक का मतलब है कि जोड़कर वही संख्या मिले और गुणा करके वही संख्या मिले। तो यदि एक किसी भी संख्या में -2 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो मुझे -2 ही मिलेगा। तो शून्य क्या हो गया, योज्य तत्समक। -2 को मैं 1 से गुणा करूं तो मुझे -2 ही मिलेगा। तो ये हो गया गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक 1 और योज्य तत्समक 0 होता है। जब किसी पूर्णांक a को -1 से गुणा किया जाता है तो उसे हम पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करते हैं। अर्थात a को अगर -1 से गुणा करें या -1 को a से गुणा करें -a। योज्य प्रतिलोम का मतलब है a में कितना जोड़ा जाए कि योज्य तत्समक मिल जाए, तो यानी कि -a। तो -a कैसे मिलता है, -1 से गुणा करके मिलता है। तो ये योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। a का योज्य प्रतिलोम -a, -a का योज्य प्रतिलोम +a। फिर आता है गुणन का साहचर्य गुण। किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। इसका मतलब अगर a और b को गुणा कर दें फिर c से गुणा करें या a को अलग करके b और c को गुणा कर लें तो रिजल्ट सेम रहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं की तरह 3 पूर्णांकों का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता और यह पूर्णांकों के लिए यह गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है। अब आता है अगला वितरण गुण। वितरण गुण में किन्हीं 3 पूर्णांकों के लिए वितरण गुण में a गुणा b प्लस c। तो a को इसके अंदर वितरित कर देंगे तो a गुणा b और a को c से गुणा कर देंगे तो ये वितरित हो जाता है, a दोनों के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वितरण गुण। अब आती है प्रश्नावली 1.3। तो इसमें सिर्फ हमें गुणनफलों को ज्ञात करना है। तो 3 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो -3 मिलेगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, -1 को 225 से गुणा करना है तो 225 से कम 225, माइनस प्लस माइनस। फिर नेक्स्ट -21 को -30 से गुणा करना है तो 21 और 30 को गुणा करके 630 आया और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसका डी -316 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 316 को 1 से गुणा करेंगे 316। इसके बाद -15 को 0 से फिर -18 से, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट -12 को -11 से गुणा करना है फिर 10 से करना है। तो 12 और 11 को गुणा करके 132 आया, फिर 10 से गुणा करा तो 1320 आ गया। नेक्स्ट 9 को -3 से गुणा करा फिर -6 से, तो 6 18 माइनस प्लस फिर 9 से गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा। -18 गुणा -5 गुणा -4 इज इक्वल टू 90। 18 पंजे 90, माइनस प्लस और फिर ये माइनस, फिर प्लस माइनस, तो -360। इसके बाद -1 -2 -3 गुणा 4, तो -1 को -2 से गुणा करेंगे +2 क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस। फिर -3 को -4 से गुणा करना है तो इसको पहले इससे गुणा कर दें -6 क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो -6। फिर 2 को फिर ये तो तीनों आपस में गुणा ही है तो 4 से बाद में गुणा कर देंगे तो प्लस और माइनस -24। फिर आता है -3 -6 गुणा -2 गुणा -1, तो 3 छक 18 माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो 18 गुणा 2 36। इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या है कि हमें पहले इसको हल करना है बायां पक्ष और इसको हल करना है दायां पक्ष। अगर दोनों समान आते हैं तो ये सत्यापित हो जाएगा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो हम पहले इस वाले पोर्शन को हल कर रहे हैं। 18 गुणा
7 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस और इंटू माइनस, ये बाहर से जो प्लस है इसके साथ गुणा होगा तो माइनस आएगा। 7 में से 3 गया 4, 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चक्को 72। बायां पक्ष 18 गुणा 7, 18 को 7 से गुणा करें 126, 18 7 126 होता है। और 18 को 3 से गुणा करेंगे -54, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो गुणा करके -54 आएगा। 126 में से 54 घटेगा, 72 आ जाएगा। तो ये 72 और ये भी 72, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, -21 गुणा -4 प्लस -6। -21 को -4 से गुणा किया है, इसको इससे गुणा करके वितरित कर रखा है। तो पहले हम बायां पक्ष हल करेंगे, तो -21 -4 -6, तो ये -10 हो गया। -21 को 10 से गुणा करा, 210। फिर यहाँ पर इसको इससे गुणा करके 84 आया, इसको इससे गुणा करके 126 आया, 126 में 84 गुणा जोड़ा तो 210 आया। तो यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो सत्यापित करने में हमें बायां और दायां पक्ष बराबर करना होता है। फिर आता है प्रश्न संख्या 3 के पहले में, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a का मान किसके समान होगा। -1 को a से गुणा करेंगे तो -a के बराबर हो जाएगा। सेकंड, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो -1 के साथ गुणनफल, पहला वाला टर्म दिया था 22, तो 22 को -22 दिया था आंसर में। तो अगर मैं -22 में 22 को अगर -1 से गुणा करती हूँ तो मुझे -22 मिलता है। -37 को गुणा करूँगी -1 से तो 37 मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन में ये दिए थे कि ये आना चाहिए आंसर में, तो -1 से गुणा करना है। तो -1 से गुणा करने का मतलब है कि इसके धनात्मक से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें माइनस मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे +37 है, तो यानी कि -37 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर 0 आना है, तो a को किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से गुणा करें तो 0 मिलता है। अब आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में -1 को 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई भी पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो -1 गुणा 5 से शुरू करना है, पैटर्न बनाना है। तो -1 यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पे 5 4 3 2 1, फिर 1 के बाद 0, फिर -1 +1, यहाँ तक पहुँचना है। तो -1 को 5 से गुणा करा -5, -1 को 4 से गुणा करा -4, -1 को 3 से गुणा करा -3, -1 को 2 से गुणा करा -2, -1 को गुणा करा 1 से तो -1, -1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, -1 को +1 से गुणा करेंगे -1, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आती है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। 26 को -48 प्लस -48 को -26 है, तो दोनों में -48 कॉमन है, तो ये -48 कॉमन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 26 प्लस -36। अब प्लस माइनस माइनस 36 में से 26 घटेगा तो -10 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। और ये -48 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 48 को 10 से गुणा करेंगे 480। और यहाँ पर कौन सा नियम यूज़ हो रहा है, गुणन का वितरण नियम, क्योंकि वितरित करके यूज़ कर रहे थे हम। नेक्स्ट, 8 को 53 से गुणा करना है और फिर -125, तो हम क्या करते हैं 125 को इससे गुणा कर लेते हैं और उसके बाद उसके 53 से गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा करा तो -1000 आ जाएगा, गुणा करके देख लेंगे। और यहाँ पर 53 है, 53 से गुणा करेंगे -53000। तो ये साहचर्य नियम होता है जब तीनों अंकों को हम आगे पीछे सॉल्व कर लेते हैं, कि पहले 2 ले लें और उसके बाद तीसरे को छोड़ दें और फिर उसके बाद सारे गुणा कर दें। फिर आता है सी पार्ट, 5 को -25 गुणा -4 गुणा -10 से गुणा करना है। तो इसमें भी साहचर्य नियम, चारों को आपस में हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा कर लिया तो 25 चक्को 100 आ गया और 10 को आगे शिफ्ट कर लिया। 15 को 10 से गुणा करेंगे -150 गुणा 100, तो ये -15000 हो जाएगा। नेक्स्ट डी, -41 को 102 से, तो यहाँ पे गुणन का वितरण नियम, 102 को ब्रेक कर लिया 100 + 2 में और फिर 41 को इससे गुणा कर लिया और 41 को इससे गुणा कर लिया, ये वितरित हो गया। माइनस है दोनों भी, तो 41 को 100 से गुणा करा 4100 आ गया। 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, -82 और गुणा करके -4182। तो ये गुणन का वितरण नियम। अब है ई पार्ट, इसमें 625 को -35 से गुणा करना है, फिर प्लस करना है -625 को 65 से। तो हम क्या करते हैं, 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, तो 625 कॉमन ले लिया, इसके माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, इसका माइनस चिन्ह बाहर ले लिया। तो अंदर ब्रैकेट में बचा 35 और 65, तो 35 और 65 को जोड़ दिया तो ये 100 आ गया। -625 को 100 से गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारे पास 6250
नहीं 62,500 आ जाएगा। तो ये है गुणन का वितरण नियम। फिर नेक्स्ट एफ पार्ट है, 7 को 50 - 2, तो 7 को इसके साथ वितरित कर दिया और इसके साथ वितरित कर दिया। 7 को 5 × 35, 350 माइनस ये 14, और 350 में से 14 को घटाएंगे 336 आ जाएगा। फिर है जी, -17 को -29 से गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 17 को 29 से गुणा करा 493, 17 को 29 से गुणा करके देख लेंगे। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 एकम ने 6 15, तो 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 9 4, 493 आ जाएगा। फिर h -57 गुणा -19 प्लस 57, इन दोनों में से 57 कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों के चिन्ह हट जाएंगे और ये 57 है। 57 कॉमन लेंगे तो 19, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 मान लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। 19 + 1 20 हो गया। 57 को इससे गुणा करेंगे तो 1140 गुणा करके आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है पहले। अब 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से ये कम हो रहा है, यानी कि 5-5 घटता चला जा रहा है। तो 10 घंटे में तापमान में जो होने वाली कमी होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 × -5, तो -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो नॉर्मल तापमान था 40 पहले, तो 40 में से 50 घट जाएगा, तो टेम्परेचर 0 से नीचे पहुंच जाएगा। तो कमरे का तापमान आ गया था 10 घंटे पश्चात कमरे का तापमान 40 में से 50 घट जाएगा, तो यह आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस।